विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। इस बुलेटिन की मुख्य खबर ये है, जहां पूरे विश्व में एक सुखद खबर ये है कि पुतिन के हाथों फिर रूस की बागडोर। रूस की जागरूक जनता ने पुतिन को एक बार फिर जनादेश दिया। ये विश्व के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि विश्व में जहां नाटो का शिकंजा पर अंकुश रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, एकाधिकार रोकने के लिए, विश्व को मुक्ति दिलाने के लिए रूस का नेतृत्व पुतिन जैसे जागरूक नेता के हाथ में होना विश्व शांति के लिए काफ़ी सुखद है। दूसरी मुख्य खबर है लोकसभा चुनावों की, जो उत्तराखंड में चल रहा है, कि उत्तराखंड की आबो हवा भारत के सभी क्षेत्रों से बेहतर है। देश के 254 एक संस्था द्वारा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की मासिक परिवेशी गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार देश के 254 शहरों में 538 मॉनिटरिंग स्टेशन में सबसे स्वच्छ हवा जीने के लिए उत्तराखंड की आई। तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के तहत एक और खबर इस उत्तराखंड के वजह कि उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के समय जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, उसके 2 गुनाहगारों को, पीएससी के 2 गुनाहगारों को सीबीआई की अदालत, मुजफ्फरनगर जनपद की सीबीआई अदालत ने 30 साल बाद, जो 94 में 1-2 अक्टूबर के मध्यरात्रि में हुआ था, 95 में सीबीआई ने मामला दर्ज किया था, 30 साल बाद 2 सिपाहियों को इस कांड के लिए दोषी ठहराया। पूरा देश जानता है किसी सिपाही की इतनी हिम्मत नहीं कि हजारों लोगों को रोकने के लिए काम करे और उनसे इस प्रकार के नरसंहार और दुराचार करे। इसके पीछे जो मुख्य गुनाहगार थे, जिसको उस समय तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंडियों से कह रही थी इस कांड के मुख्य गुनाहगार, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह, मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, जिनके आदेश पर ये कुकृत्य हुआ, अलोकतांत्रिक, अमानवीय, हैवानियत कृत्य किया गया। शर्मनाक बात यह है कि उस कृत्य के दोषियों को चुनाव से पहले इन 2 पुलिस वालों को जो सजा हुई वो स्वागत योग्य है, परंतु उत्तराखंड की जनता जानती है कि किस प्रकार से इस कांड के जो मुख्य अभियुक्त खलनायक उत्तराखंड की जनता के सामने थे, जिसने इस कांड के से पहले उत्तराखंडियों को चेतावनी दी थी, जिसके पास शासन प्रशासन की बागडोर थी, जिसने कहा था कि मैं अपने आदमियों को इशारा कर दूं तो उत्तराखंडियों को मैदानों से पहाड़ खदेड़ देंगे, जिन्होंने ये कहा था कि मुझे उत्तराखंड के उन 19 सीटों की कोई इच्छा नहीं है, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई की जांच के आदेश को रुकाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय गया था। उन गुनाहगारों को बचाने के लिए, जिन्हें सीबीआई ने, देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी ने गुनाहगार ठहराया था, नाजी अत्याचारियों के समकक्ष रखा था, उन गुनाहगारों को संरक्षण देने में किसी और का हाथ नहीं।
उसके सबसे बड़े खलनायक को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उसके गुनाहगार को तत्कालीन मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी जो कह रहे थे रात के अंधेरे में किसी महिला को मिले तो इस प्रकार का कांड होना सहज है, उसको शर्मनाक संरक्षण और कौन दे रहा था? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जानते हैं। कांग्रेस और उत्तराखंड में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही। उन्होंने मुजफ्फरनगर कांड के खलनायकों को, गुनाहगारों को उत्तराखंड में लाल कालीन बिछाने का काम किया। उनके खिलाफ मजबूती से पैरवी नहीं की। केंद्र सरकार को उसके जमीर को जगाने के लिए, उसके नैतिक संवैधानिक दायित्वों को निर्वाह करने के लिए कोई गुहार तक नहीं लगाई। ये पक्ष विपक्ष का सवाल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का नहीं, ये प्रदेश की अस्मिता का सवाल है। परंतु उत्तराखंड की जनता ने देखा कि किस प्रकार से मुख्य गुनाहगार के दरिंदों को, प्यादों को अपनी पार्टियों में रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में होड़ मची हुई। तो आज जो इन पार्टी के लोग उत्तराखंडियों की आंख में धूल झोंकने के लिए कह रहे हैं हमें देर आई, हमें न्याय मिल रहा है, न्याय नहीं। ये मुख्य गुनाहगार, ये तो प्यादे हैं, पीएसी के सिपाही, इनको सजा जरूर मिलनी चाहिए, गुनाहगार रहे, परंतु मुख्य गुनाहगारों को सम्मानित करना और उनको संरक्षण देने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। यह ऐसा जख्म है जिसने भारत की न्यायपालिका से लेकर भारत के शासक वर्गों को बेनकाब कर दिया। अब इसके बाद जो उत्तराखंड में चुनाव की बात आ रही है, दो महत्वपूर्ण विषयों पर इस समय मैं चर्चा में लोगों का, अपने मित्रों का, अपने श्रोताओं का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब की बार 400 पार, मोदी जी से लेकर अमित शाह तक बहुत जोश और खरोश से कह रहे हैं अब की बार 400 पार। वहीं कांग्रेस उत्तराखंड में ये स्थिति है, उत्तराखंड में 2 मजबूत सीटों पर बड़ी मुश्किल से उन्होंने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय किए। कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से भगदड़ मच रही, अभी कुछ देर पहले मेरी कांग्रेस के एक नेता से भगदड़ मच रही, उन्होंने मुझे व्यंग कसते कहा चमोली जनपद में भगदड़ मची है, लोग बीजेपी में जा रहे हैं असुरक्षा के भय। हमने ये कहा जब कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से पीठ दिखाएं, असुरक्षा हो, दिशाहीनता के कारण, इसी दिशाहीनता का परिचय है हरिद्वार और नैनीताल जैसे मजबूत सीटों पर भी अपने मजबूत दावेदारों को नहीं किया। वो हरीश रावत को निर्देश नहीं दे पाए कि आप हरिद्वार से लड़िए, वो निर्देश नहीं दे पाए नैनीताल सीट से किसी दमदार प्रत्याशी को। हालत ये रही, टिहरी में भी प्रीतम सिंह सबसे मजबूत कैंडिडेट था। प्रीतम सिंह जिला नेता प्रतिपक्ष रहे, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे और कई सालों से वो टिहरी जनपद के एक प्रमुख सीट के पे विजयी भी रहे। उनका देहरादून और अपनी सीट पर, चक्रोता सीट पर बड़ी मजबूती से पकड़ है, वो बहुत मजबूती से। परंतु उन्होंने जिस प्रकार से प्रश्न उठाए, उन्होंने कहा जिलाध्यक्ष घोषित करने के लिए उनकी कोई राय नहीं ली गई, संगठन मृत प्राय है, ऐसी स्थिति में चुनाव लड़ना उस जैसे, क्योंकि वो कभी हारने के लिए नहीं लड़ते हैं, वो दमखम के साथ जीतने के लिए लड़। उनका कहना भी वाजिब था कि जब आप संगठन में किसी की नियुक्ति करते हैं तो किस प्रकार से कांग्रेस उत्तराखंड में कमजोर, संगठनात्मक रूप से ध्यान नहीं दिया, अपनी चौधराहट चलाने वाले अध्यक्ष इस प्रकार से गुटबाजी को जब प्रश्रय दिया, आपको किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो अब की बार 400 पार के नारा दे रहे हैं, और जब देखता हूं मैं
मैं हैरानी होता है कि क्या कारण है। आज भी हम चर्चा कर रहे थे प्रेस क्लब में, अपने तमाम मित्रों से हमने पूछा कि आखिर को क्या उनसे कारण था जो बद्रीनाथ, जो गढ़वाल लोकसभा सीट पर मोदी और अमित शाह के खासम खास दाएं हाथ समझे जाने वाले अनिल बलूनी, जो हमारे भी जानकार हैं, उन्होंने वहां पे चुनाव लड़ने की बात में आखिर उन्हें विश्वास था कि मोदी जी और अमित शाह पे विश्वास था कि उनके आह्वान हल्का नहीं हो सकता। उन्हें जिस प्रकार से उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कहा था कि हम इतनी सीटें लाएंगे, उसका चुनाव मतदान के बाद भी मतगणना से पहले प्रत्याशियों को विश्वास नहीं था भारतीय जनता पार्टी के। वो पूरे दमखम से उन्होंने उत्तराखंड में उस कला से शायद अनिल बलूनी भलीभांति परिचित होंगे, इसीलिए उन्होंने देश के सीमांत और दूरस्थ अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रखते हुए उस क्षेत्र की मांग की गढ़वाल लोकसभा। हो सकता है उनके दिल में पीड़ा हो कि जो कोटद्वार की विधानसभा सीट पर वो टिकट मांग रहे थे, उस समय तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के नेता खंडूड़ी जी और अन्य को रास नहीं आया और ऐसा कहा गया कि उनको उस समय बिना लड़े ही मैदान छोड़ना पड़ा बलूनी जी को। उसके लिए वो वहाँ के क्षत्रपों को गुनाहगार मानते थे। उस पीड़ा को से उबरने के लिए शायद वो गढ़वाल लोकसभा चुनाव मोदी और अमित शाह की रणनीति और उनकी लहर पर विश्वास करके, अगर उन्हें तनिक भी विश्वास नहीं रहता, क्योंकि उन्हें पता है हार भी गए तो मोदी का बड़ा शस्त्र जिसके पास है, तो उसके लिए खटीमा विधानसभा चुनाव हारे हुए पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। बद्रीनाथ सीट पर हारे हुए भट्ट को प्रदेश का अध्यक्ष ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सांसद भी बना दिया। अब मोदी जी के इस दमखम को देखते हुए बद्रीनाथ में कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक राजेंद्र भंडारी ने, जो चमोली रुद्रप्रयाग जनपद के सबसे जनाधार वाले नेता हैं, जो जिस सीट पर लड़ते हैं बड़े मजबूती से उसमें दमखम से जनता के लिए समर्पित रह जाते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। शायद इसी दमखम को देखते हुए रुद्रप्रयाग से लेकर टिहरी से लेकर और हरक सिंह रावत की जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, जो उन्होंने भी भाजपा का दामन था। आज ही कह रहे थे मुझे कि भाजपा में जो नेता जा रहे हैं वो गुहार लगा रहे हैं, भाजपा आमंत्रित नहीं कर रही है। वो अपने कई नेता लाइन लगाए बैठे हैं, भाजपा नहीं ले रही है। आखिर लोगों को विश्वास हो गया है कि मोदी के और अमित शाह की रणनीति पे, इसीलिए कह रहे हैं अब की बार 400 पार, क्योंकि कांग्रेस सहित विपक्षी नेताओं का मनोबल गिरा हुआ है। जिस प्रकार से एक के बाद एक नेता भाजपा के खेमे में जा रहे हैं, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवादी पार्टियों के खंड विखंड कर दिया, जिसमें सबसे मजबूत महाराष्ट्र के शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे के सीना ताने खड़े थे, उनकी पार्टियों में तोड़ कर दिया। जिस प्रकार से अपने समर्थक रहे पासवान की पार्टी के भी 2 टुकड़े कर दिए। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि चुनाव के अंतिम चरणों तक कौन किस खेमे में होगा, जिस प्रकार से अपने घोर विरोधी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बार बार मोदी का दामन थामने के लिए विवश कर दिया। वो नीतीश कुमार जो कह रहे थे 2014 में मोदी के साथ मंच
में साथ खड़े नहीं होंगे। आज स्थिति हो गई है, बार बार मंचों से मोदी राजग का दामन थामने के बात करा, अब की बार मैं सदा के लिए यहीं आया। तो ये नीतीश कुमार जब इस रहस्य को समझा, आज तक मैं नहीं समझ पा रहा था कि क्यों हरिद्वार में दामन थामा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने क्यों दामन थामा। त्रिवेंद्र रावत ने भी मोदी जिस प्रकार से उत्तराखंड में नए समीकरण बने हैं, पुराने समीकरण ध्वस्त हो गए। हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र भी कह रहे थे कि पुराने समीकरण खंडूड़ी, कोश्यारी, निशंक जिस प्रकार से निशंक हाशिए में चले गए, टिकट कट गए, तो उससे अमित शाह के करीबी दो सहयोगी अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र रावत की युगलबंदी से ये समीकरण नए समीकरण हो गए। अब त्रिवेंद्र रावत ने भी हरिद्वार जैसे बिहट क्षेत्र, जहां कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का क्षेत्र माना जाता है, वहां पे लड़ने की इसी विश्वास के साथ किया है कि अब की बार 400 पार। वहीं कांग्रेस में नए समीकरण हो रहे हैं। अभी हमारी बात हो रही थी, हरीश रावत जी को तो डिक्लेयर करना चाहते हैं कांग्रेस वाले, परंतु हरीश रावत जी कह रहे हैं कि मेरे सुपुत्र को दीजिए। ये खबरों में कितनी सच्चाई है। तो वहां पे दमखम ठोक रहे हैं जो मुख्यमंत्री के करीबी हैं और विधायक है, निर्दलीय विधायक उमेश कुमार, जिन्होंने चैंपियन को धूल छटा दी उसके गृह क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र से। उन्होंने दमखम खोल के स्वतंत्र प्रत्याशी उठ रहे हैं का ऐलान कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा था कांग्रेस वाले भी एक गुट ये चाह रहे हैं कि उमेश कांग्रेस में आए, कांग्रेस के प्रत्याशी हो, परंतु हमें विश्वास है, कांग्रेस के कई लोग कह रहे हैं कि आखिर कांग्रेस किस प्रकार से कांग्रेस सरकार को अपदस्थ करने के सहभागी रहे उमेश कुमार को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाएंगे। परंतु राजनीति के जानकार जानने से कि ये लोग राजनीतिक आका जो होते हैं वो वर्तमान में जीते हैं, पिछले क्या बात हुई, वो केवल जीतने वाले प्रत्याशी को ढूंढते हैं। अगर हरीश रावत और कुछ लोग ये कह रहे थे हरीश रावत और उमेश शर्मा में सहमति हो सकती है, परंतु हमारा ये मानना है कि ये उचित नहीं है। उत्तराखंड हरीश रावत को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। हारे या जीते, जामा सिपाही, आप निष्ठावान सिपाही कहते हैं, प्रीतम सिंह से भी हमारी यही आशा थी। आशा तो हमारी यशपाल से भी थी, हरक सिंह से भी थी, परंतु ये लोग अगर यशपाल को अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से लड़ा देते तो परिणाम कुछ और होते, परंतु नैनीताल से लड़ाने के चक्कर में पता नहीं। वैसे कांग्रेस में वैचारिक नेता प्रदीप टमटा मजबूत हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के दमखम के आगे कांग्रेस वैसे भी आर्थिक रूप से, संगठनात्मक रूप से और नेतृत्व के रूप में काफी कमजोर नजर आ रही है। जिस प्रकार से हरक सिंह रावत पर चुनाव से पूर्व ईडी का जो दंश झेला, उसके बाद शायद यशपाल आर्य ने अपने कदम पीछे किए हों, परंतु मोदी के और अमित शाह का पराक्रम पे विश्वास करके हमारा तो ये मानना है, मुझे ये लग रहा है
कि अनिल बलूनी चाहते तो राज्यसभा में जा सकते थे, उनके इतना सीधी पहुंच है। वो उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से अधिक काम कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव सीधे मोदी और अमित शाह पे। सारे मंत्री उनके सामर्थ्य को जानते हैं। अगर उनकी इच्छा शक्ति हो, हमने भी उनसे कहा था कि आप पुराने नेतृत्व को भूल जाइए, आपके पास अवसर है, आप इस अवसर और समय का सदुपयोग कीजिए। आप राजधानी गैरसैंण के लिए काम करिए, आप भू कानून और मूल निवास के लिए काम करें, आप उत्तराखंड को नई दिशा देने के लिए। लेकिन बलूनी जी, जो उनका संपर्क आम आदमी से, वो दूरी बनाए रखते हैं। हो सकता है उनकी व्यस्तता कुछ हो, परंतु लोकसभा में उत्तराखंड की जनता तो उन्हीं के द्वार पर संवाद करेगी। हमारा मानना है कि मोदी जी पे विश्वास करके अगर अनिल बलूनी ने गढ़वाल लोकसभा सीट में दमखम ठोका है, तो उनका विश्वास होगा कि वो जीत सकते हैं। तभी हरिद्वार से त्रिवेंद्र रावत और गढ़वाल जैसे विकट सीट से अनिल बलूनी ने ताल ठोकी है। ताल ठोकते ही जिस प्रकार से बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक को आप भारतीय जनता पार्टी में लाए, वहाँ से रुद्रप्रयाग से अनेक को लाए, तो उससे लगता है कि वो कुछ इस समय पूरे दमखम से पिछले घावों पे अपना मिटाना चाहते हैं और एक जनता द्वारा चुने हुए नेता के रूप में सामने आना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में वो कई मंत्रियों से बेहतर साबित हो सकता है। पर ज़रूरत है उन्हें आम जनता से संवाद बनाने की, उनके जितने भी वो हैं। पर हमें तो ये आशा थी कि वो दिल्ली से करते या किसी अन्य जगह से करते, राज्यसभा में करते, तो एक नए और प्रत्याशी को भी उत्तराखंड, क्यों उत्तराखंडी जनता दिल्ली में जिस प्रकार से निराशा मिली, उत्तराखंडी समाज को भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उपेक्षा की, थोड़ा बहुत पूछ अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो इसीलिए आशा थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने अन्य समाजों को सब सम्मान दिया और उत्तराखंडी समाज के प्रत्याशियों को कोई महत्व नहीं दिया। अन्य क्षेत्रों में 35 लोकसभा सीटों पर उत्तराखंडी जो है धारा के मुख्य, राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े रहते हैं। आने वाले समय में ये किस दिशा में जाएगा, इसी आशा और विश्वास के साथ कांग्रेस कल 19 तारीख को अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। तब तक गंगा यमुना में बहुत पानी बह चुका होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपने क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क करने का अवसर मिल गया है। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि इन चुनावों में राहुल गांधी भारतीय संस्कृति और भारतीय सम्मान के प्रति अपना मुख बनाए रखें। अन्यथा कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक लोग रहते हैं, जिन्होंने अपने आन मान शान की रक्षा के लिए उत्तराखंड के बिहड़ जंगलों को चुना है। इसी आशा और विश्वास के साथ कल देखते हैं किस प्रकार से आने वाला चुनाव देश की राजनीति को दिशा देता है। परंतु इस बात का पूरा तय है कि अब की बार 400 पार का नारा हवाई साबित नहीं होगा, क्योंकि ये इंडिया शाइनिंग की तरह नहीं है, इंडिया राइजिंग नाउ शाइनिंग की राह। ये भारतीय जनता पार्टी आज है मोदी के नेतृत्व वाली, जो जीतने के लिए साम दाम दंड भेद किसी प्रकार का हर प्रकार के अस्त्रों का सदुपयोग करती है। जिस प्रकार से राहुल गांधी कह रहे हैं
कि कांग्रेस ये करेगी वो करेगी, जनता विश्वास नहीं कर पा रही है। भले ही वो कहें कि राजा की आत्मा ईवीएम में नामक तोते में है, राजा की आत्मा ईडी, सीबीआई या अन्य एजेंसियों में है, पर इस बात को कोई नहीं नकार सकता है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में आज की राजनीति आकंठ तक डूबी है, उससे भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने दल के लोगों के खिलाफ कार्रवाई न करें, पर विपक्ष वाले ये नहीं कह सकते हैं वो भी दूध के धुले नहीं हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है तो जनता की उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। जिस प्रकार से केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाकर देश की राजनीति में आए थे, जिस प्रकार का ताना बाना केजरीवाल ने बनाया और जिस प्रकार से प्रकरण उनके सामने आ रहे हैं, उससे जनता को निराशा हुई कि किस प्रकार के जनता की आंखों में धूल झोंक कर देश के राजनेता जनता को इस प्रकार से विश्वासघात कर रहे हैं। देश की जनता ये झूठे प्रलोभनों के बजाय शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, सबको सम्मान के अवसर, न कि राजनीति, जाति और क्षेत्र, धर्म के आधार पर विभक्त करने वाली, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। जाति, धर्म, संप्रदाय और भ्रष्टाचार का कहीं वो न हो, देश की आवाम को नई दिशा मिले, इसी आशा और विश्वास के साथ देश में लोकशाही मजबूत हो। जय भारत, जय उत्तराखंड।